बच्चों मैं चाहता हूं कि आप प्लीज ये 1 मिनट की बात मेरी जरूर सुनो, क्योंकि आपके माइंड में जो डाउट रहते हैं वो आपके जरूर क्लियर होंगे। ठीक है, देखिए आज जो मैं आपको चैप्टर करा रहा हूं वो हमारा रनिंग में ऑलरेडी चल रहा है। कहने का मतलब 11th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपरा, यानी कि चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट के बारे में जानेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था और इसके बाद मैं आपके लिए तीसरा पार्ट भी लाऊंगा जो सबसे ज्यादा शॉर्ट होगा। सिर्फ 2 ही टॉपिक या 3 टॉपिक है, लेकिन वो भी आपको समझने जरूरी है क्योंकि एग्जाम में तो वो भी आने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको पूरा डीपली तरीके से चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, कोई भी पार्ट आपका नहीं छूटे, ताकि आप एग्जाम में अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ ही जाए कोई भी चैप्टर की। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाती अगर आप बेल आइकन नहीं दबाओगे। और फिर क्या होता है कि वीडियो वो काफ़ी नीचे चले जाती है, आपको वो नहीं मिलती है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। बच्चों यहाँ से अगर मैं आपको ये टॉपिक शुरू कर दूंगा तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, तो इसलिए मैं आपको फर्स्ट पार्ट से कुछ रिलेटेड चीजें बताना चाहता हूँ ताकि आप एक सही ट्रैक पर आ सके। देखिए शुरुआत करी थी हमने इस चैप्टर की जिसका नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपरा के इंट्रोडक्शन के साथ। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से यूरोप के इटली शहर के अंदर पुनः जागरण काल उठकर आया और वहां पर मानववादी विचारों का तेजी से प्रचार प्रसार हुआ। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में मानववादी यानी ह्यूमनिज्म के बारे में बताऊं कि क्या इसका अर्थ होता है, तो सिंपल भाषा में व्यक्ति के ऊपर ज्यादा ध्यान देना, व्यक्ति का आदर करना, उसकी समस्याओं का अध्ययन करना, साथ ही उसके जीवन को महत्व देना और खुशहाली से भर देना। ये सारी चीजें किसमें बात की गई थी? मानववाद में। तो क्या हुआ बच्चों कि इटली के अंदर नए नए नगरों में वृद्धि हुई। वृद्धि होने से लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता चला और वह धार्मिकता के अंधविश्वास से निकल के रियल लाइफ के ऊपर यानी कि वैज्ञानिक सोच को उत्पन्न करने लगे। वह उन चीजों के ऊपर फोकस करने लगे जो प्रेजेंट टाइम में उनके साथ हो रही थी, ना कि वह उन बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे जो कि मरने के बाद उन्हें मिलने वाली है, जो कि उनके धर्म प्रचारकों के द्वारा उन्हें बताई जाती थी। तो ये सारी चीजें आपको इस लेसन में पढ़ने को मिली थी। अब हम बात करते हैं बच्चों अपना कंटिन्यू वाला टॉपिक जिसका नाम है विज्ञान और दर्शन, जिसके अंदर अरबियों, अरब जानते हो ना, सऊदी अरब, हाँ, उनके योगदान की बात की गई है कि किस प्रकार से अरबियों ने विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र के अंदर इटली शहर के अंदर यूरोप के अंदर एक बेहतर भूमिका निभाई। आइए जानते हैं उसी के बारे में। तो देखिए क्या बात की गई है कि पूर्व मध्यकाल में ईसाई गिरजाघरों और मठों के जो विद्वान थे ना, वह यूनानी और रोमन विद्वानों की कृतियों से परिचित थे। कृतियां मतलब बुक होती है, पुस्तकें होती है, ठीक है। लेकिन इन्होंने इन लोगों की रचनाओं का प्रसार प्रचार नहीं किया था, प्रमोशन नहीं किया था। 14वीं शताब्दी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों से अनुवाद को यानी कि ट्रांसलेट पढ़ना शुरू किया। जो उन्होंने जिस भाषा में लिखा था उसे ट्रांसलेट किया गया और वह इसके लिए किसके कर्जदार थे यानी ऋणी थे? वह अपने विद्वानों के नहीं थे, बल्कि वह अरब के अनुवादकों के ऋणी थे। अनुवादक में आप जानते हो ना, ट्रांसलेटर, जो कि एक भाषा का दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करता है। तो इन्होंने क्या किया कि अतीत में यानी पास्ट के अंदर जो पांडुलिपि होती थी जिसे मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, उनका संरक्षण रखा यानी उन्हें प्रोटेक्ट रखा और साथ ही अनुवाद जो था यानी ट्रांसलेट था उसे काफी सोच समझ के सावधानी पूर्वक इन्होंने किया था। अरबी भाषा के अंदर प्लेटो और अरस्तु का जब नाम आता है तो प्लेटो को अफलातून के नाम से जाना जाता है, एरिस्टोटल को अरस्तु के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो नाम आया है ये तो आप अच्छे से याद कर लो कि अरबी भाषा में इन दोनों को किस प्रकार से पुकारा जाता था या फिर जाना जाता था। लेकिन इनका मैं एक क्रोनोलॉजिकल आपको समझा देता हूँ। जैसे कि जो सुकरात थे ना, सुकरात भी कौन थे? एक फिलोसफर थे, दार्शनिक थे एथेंस के, ठीक है। तो उनके जो शिष्य थे वो कौन थे पता है? वो प्लेटो ही थे और प्लेटो के जो शिष्य थे वो अरस्तु थे और अरस्तु के जो शिष्य थे वो अलेक्जेंडर थे। तो ये एक चैन बनती जा रही है। तो आप ये छोटी मोटी जानकारी याद रखना, काफी काम आती है ऐसी चीजें आपको आने वाले समय में, ठीक है। तो बात यहाँ पर अरबियों की हो रही थी। तो जिस समय यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवादों का अध्ययन कर रहे थे, उस समय दूसरी ओर यूनानी विद्वान अरबी और फारसी विद्वानों की कृतियों का अनुवाद कर रहे थे ताकि उनका यूरोप के लोगों के बीच में प्रचार प्रसार हो सके। तो बच्चों ये जो ग्रंथ थे ना जिनका ट्रांसलेट किया जा रहा था, तो वो आपके प्राकृतिक विज्ञान से,
गणित से, खगोल विज्ञान से, औषधि विज्ञान से और साथ ही रासायनिक विज्ञान से संबंधित थे। तो उस समय मुसलमान लेखकों को इटली की दुनिया में या फिर इतावली जगत के अंदर ज्ञानी यानी कि काफी नॉलेजेबल पर्सन माना जाता था, क्योंकि वह ट्रांसलेट जो कर रहे थे उनकी जो पहले की चीजें लिखी हुई थी कृतियों के। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे कि अरबी के हकीम और मध्य एशिया के बुखारा के दार्शनिक जिनका नाम था इब्न सीना, और साथ ही आयुर्विज्ञान के लेखक अल राजी इन सब में इंक्लूडेड थे यानी कि शामिल थे। और वहीं बात करें स्पेन की, तो स्पेन के अरबी दार्शनिक थे जिनका नाम था इब्न रुशद। तो ये जो थे इन्होंने दार्शनिक ज्ञान और धार्मिक विश्वासों के बीच जो तनाव थे उन्हें समझने की चेष्टा करी, और इनकी जो पद्धति थी वह ईसाई चिंतकों के द्वारा भी अपनाई गई थी। तो आप बच्चों समझ रहे हो कि विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में अरबियों का किस प्रकार से योगदान था। जी हाँ, एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है, और काफ़ी सिंपल सी ये लैंग्वेज है, एनसीईआरटी बुक से ही ली गई है। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूँ ताकि आप इतना सा भी इधर उधर ना भटको, ठीक है। अगला हम टॉपिक पढ़ते हैं कला और यथार्थवाद के बारे में। तो कला मतलब क्या होता है, आर्ट्स, और यथार्थवाद जो है वो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि 1 मार्क में या फिर 3 नंबर में इससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यथार्थवाद का मतलब होता है रियलिज्म, अभी आपको इसके अंदर पता चल जाएगा। तो जो पहले के कलाकार थे उनके द्वारा बनाए गए चित्र थे ना, उन्हीं के माध्यम से कलाकारों को प्रेरणा मिली। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है, जब हम किसी चीज के बारे में जानते हैं तो हमें प्रेरणा किससे मिलते हैं, जो हमसे पहले लोगों ने चीजें कर रखी है, तभी तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है ताकि हम भी कुछ ऐसा इन्वेंट कर सके या कुछ ऐसी चीज क्रिएटिव तरीके से कर सके जो हमारी आने वाली जनरेशन को मिल सके। तो बिल्कुल प्रेरणा जो थी अब से पहले के कलाकारों को वहां पर मिली थी। तो रोमन संस्कृति के भौतिक अवशेषों की इतनी उत्सुकता के साथ खोज हुई कि जितनी की अतीत के प्राचीन ग्रंथों की गई थी। और रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यानी उसके डिक्लाइन होने के बाद 1000 साल के बाद प्राचीन रोम और उसके उजाड़ नगर यानी जो खंडर हो चुके थे वहां पर जो थी कलात्मक वस्तुएं प्राप्त हुई। अनेक शताब्दियों पहले बनी आदमी और औरत की संतुलित मूर्तियों के प्रति आदर ने उस परंपरा को कायम रखने के लिए इतावली वस्तुवादियों को प्रोत्साहित किया। तो इसी प्रकार 1416 ईस्वी में दोंतोतल्ला ने एक सजीव मूर्ति बनाकर एक नई परंपरा को कायम किया। यहाँ पर आप उनके बारे में देख भी सकते हैं जो उन्हें वो मूर्ति प्राप्त हुई थी। देखिए कुछ इस प्रकार की है, और इसमें खास बात यह थी कि कलाकारों के द्वारा हूबहू मूल आकृति जैसी मूर्तियों को बनाने की चाह को वैज्ञानिक के कार्यों की भी सहायता मिली, जैसे कि नए कंकालों का अध्ययन करने के लिए। कंकाल तो आप जानते हो ना, जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है पूरा का पूरा हड्डियों का ढांचा, ठीक है। इसको करने के लिए कलाकार जो थे वे आयुर्विज्ञान कॉलेजों की प्रयोगशाला में गए। और यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है, ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि बेल्जियम मूल के एंड्रस वेल्सियस, तो इनका नाम आपको याद रखना है, वह पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के अध्यापक थे। पादुआ विश्वविद्यालय के बारे में जिक्र पहले भी आया था। तो बच्चों ये पहले अध्यापक थे या पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर की चीरफाड़ करी थी, पोस्टमार्टम जिसे हम कहते हैं। तो ये आप चीजें याद रखना है, इनका नाम काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर समस्या एक बात की ये थी कि चित्रकारों के लिए नमूने के तौर पर प्राचीन कृतियां नहीं थी कि वह किस तरीके से उन्हें बना सके, लेकिन मूर्तिकार की तरह उन्होंने यथार्थ चित्र बनाने की कोशिश की। तो यहाँ पर जिक्र आता है यथार्थ चित्र का। तो रियलिज्म इसे कहा जाता है कि एक ऐसी चीज बना देना जो बिल्कुल पेंटिंग हो लेकिन पूरी रियल लग रही हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, यथार्थ यानी कि रियलिज्म कहा जाता है। और उन्हें यह मालूम हो गया था कि रेखा गणित के ज्ञान से चित्रकार जो है वह अपने परिदृश्य को ठीक तरीके से समझ सकते हैं और प्रकाश के बदले गुणों का अध्ययन करके उनके चित्रों में त्रिआयामी रूप दे सकते हैं। और उसी प्रकार इन्होंने लेप चित्र जिन्हें हम पेंटिंग कहते हैं, तो तेल के माध्यम के रूप में प्रयोग चित्रों को पूर्व की तुलना में अधिक रंगीन चटक बना दिया। और इस तरह शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिकी और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतावली कला को एक नया रूप दिया, जिसे बाद में यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म कहा गया। यहाँ पर जो आपको पेंटिंग दिख रही है वो भी बिल्कुल रियल सी है, जो कि लियांड्रो दी विंची की है। आप इनका नाम जानते हो ना, जो कि काफी फेमस थे, ऑलराउंडर थे ये भी अलग अलग फील्डों से। तो कुछ इस प्रकार था रोम के कलाकारों का, चित्रकारों का वर्णन, जो कि यथार्थवाद और कला से संबंधित था।
यहाँ से हम बात करते हैं कि पुनर्जागरण काल में रोम में वास्तुकला में हुआ विकास, डेवलपमेंट, कल्याण। देखिए क्या था कि 15वीं शताब्दी में रोम नगर में एक भव्य रूप धारण कर लिया। जैसे कि 1417 में ही पोप जो थे वह राजनीतिक दृष्टि से काफी शक्तिशाली बन गए और उन्होंने रोम के इतिहास के अध्ययन को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया, यानी कि आगे बढ़ाया। पुरातात्वियों ने रोम के अवशेषों का सावधानी से उत्खनन किया, यानी कि सर्च किया, और इसने वास्तुकला की एक नई शैली को प्रोत्साहित किया, जिसमें ये जो शैली थी ना वास्तव में रोमन साम्राज्य के काल की ही शैली थी। बट ये था कि इसमें एक नया रूप उभर के आया जिसे शास्त्रीय शैली का नाम दिया गया। और इसके अंदर खासकर जो धनी व्यापारी और अभिजात वर्ग के लोग थे ना, वह उन वस्तुओं को अपने भवन में बनाने के लिए नियुक्त करते थे जो शास्त्रीय वास्तुकला से परिचित थे, यानी कि जिन्हें अच्छा खासा ज्ञान हो, ताकि वह भी अपने भवन के अंदर, अपने घरों के अंदर बड़े बड़े इन वास्तुकला का प्रयोग कर सके। जैसे इमेज आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार। अब इसी काल में कुछ ऐसे लोग भी हुए जो काफी कुशल चित्रकार थे, मूर्तिकार थे और साथ ही वास्तुकार थे। कुछ उदाहरण भी दिए गए, जैसे कि आपको नाम याद रखना है, एग्जाम में उदाहरण से ही रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि माइकल एंजिलो, तो इन्होंने पोप की सिस्टीन चैपल भीतरी छत पर चित्रकारी करी थी, जिसमें इन्होंने एक मूर्ति बनाई थी जिसका नाम रखा था दी पाइटा। तो दी पाइटा आपको याद रखना है कि किसके द्वारा बनाई गई थी। और साथ ही इन्होंने सेंट पीटर गिरजे के गुम्बद का डिजाइन भी तैयार किया था, जो कि रोम में ही है। उसी तरह बच्चों एक दूसरा उदाहरण भी दिया गया है, फिलिप्पो ब्रुनलेसी। तो इनका भी आपको नाम याद रखना है। इन्होंने फ्लोरेंस, आप जानते हो ना फ्लोरेंस के बारे में बताया था, इटली के मुख्य नगरों में से थे। तो फ्लोरेंस के भव्य गुम्बद का एक ढांचा प्रस्तुत किया, जिसकी इमेज आप देख भी सकते हो। तो इसी काल में अब ये बदलाव आया कि कलाकार की पहचान अब उसके समूह से न होकर उसके नाम से जाने लगी। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव था। तो आप इन चीजों के बारे में अच्छे से समझ रहे हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है बच्चों। लेकिन ये एक सिंपल तरीके से है, यहाँ पर बात किन किन की हो रही है, खास तौर पर मूर्तिकारों की, कलाकारों की, चित्रकारों की, इनसे रिलेटेड ही, जो कि रोम के इतिहास में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभा रहे थे। अगला जो टॉपिक है बच्चों वो एग्जाम से रिलेटेड है, जिसका नाम है कि प्रथम मुद्रित पुस्तकें। तो इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, अभी आपको पता चल जाएगा। उनका नाम आप पिक्चर में देख ही रहे। पहली बात तो यूरोप में 16वीं शताब्दी में क्रांतिकारी मुद्रण प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। तो क्रांतिकारी मुद्रण प्रौद्योगिकी का विकास 16वीं शताब्दी में हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि 15वीं शताब्दी के बाद इटली जो था, यानी यूरोप जो था, वह फलने फूलने लग गया था। उससे पहले जो था वहां की जो व्यवस्था थी वो सही नहीं थी, लेकिन उसके बाद विकास जरूर देखने को मिला। तो उनमें से एक विकास ये भी था कि वहां पर अब पुस्तकें प्रिंट होने लगी। इसके लिए वे किसके ऋणी थे? वह यूरोपीय लोग के नहीं थे, बल्कि चीनी और मंगोल शासकों के थे, क्योंकि यूरोप के व्यापारी और राजनायक मंगोल शासकों के राज दरबार में अपनी यात्राओं के दौरान इस तकनीक से वह परिचित हुए थे। उन्हें पता चला था कि इस प्रकार से ये चीजें प्रिंट होती है। क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते ही होंगे कि कागज का जो आविष्कार था वो सबसे पहले कहां पर हुआ था बच्चों? जी हाँ, चीन के अंदर हुआ था। तो अब क्या था कि इससे पहले किसी ग्रंथ की कुछ हस्तलिखित प्रतियां ही होती थी, क्योंकि प्रिंटिंग तो नहीं थी, इसलिए उनकी जो क्वांटिटी होती थी ना वो काफी कम होती थी। लेकिन 1455 में जर्मन मूल के जिहानसन गुटेनबर्ग, इन्होंने छापे खाने का निर्माण करवाया था। तो आपको इनका नाम याद रखना है कि सबसे पहले छापे खाने का निर्माण किसने कराया था? जॉनसन गुटेनबर्ग ने, ठीक है। इनकी फोटो भी आप देख सकते हैं, माइंड में क्या पता आपके फिट हो जाए आने वाले टाइम में भी। तो इनकी कार्य क्षमता में जो बाइबल, बाइबल क्या है? ईसाइयों की एक धार्मिक ग्रंथ है। तो उसके अंदर 150 प्रतियां छपी थी, और इससे पहले इतने समय में कोई भी भिक्षु यानी जो मोंक होते थे वह बाइबल की केवल एक ही प्रति लिख पाते थे। तो आप इस बात की जानकारी समझ रहे हो कि प्रिंटिंग आ जाने से 150 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा। अब यहाँ की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि प्रिंटिंग पुस्तकों की वजह से जो छात्र थे यानी जो स्टूडेंट थे, वह अपने अध्यापकों के जो व्याख्या से रिलेटेड नोट्स होते थे उनके ऊपर उन्हें निर्भर अब नहीं रहना पड़ता था। पुस्तकें जो थी वह सैकड़ों में उपलब्ध होने लगी। बाजार में पुस्तकों की मात्रा में वृद्धि होगी। पाठक जो थे वह खरीदने लगे, उसे पढ़ने लगे, लोगों की पढ़ने की आदत अच्छी होती गई। तो इस प्रकार क्या हुआ कि मानववादी विचारकों का व्यापक स्तर पर यानी कि एक बड़े लेवल पे प्रचार प्रसार तेजी से होने लगा।
क्योंकि लोग अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक तो थे और वह एक ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर रहे थे जो अब से पहले उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा था। इन चीज़ों के बारे में आप अच्छे से जरूर समझना। मुद्रित पुस्तकों से रिलेटेड आपका एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है कि किस प्रकार से बदलाव वहां पर देखने को मिले जब यूरोप के अंदर प्रिंटेड पुस्तकें आने लगी। तो बच्चों ये वाला जो हमारा टॉपिक है वो आपके इस लेसन के सेकंड पार्ट का लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है पुनः जागरण काल में महिलाओं की स्थिति किस प्रकार की थी। एक बात आप ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम से रिलेटेड ही है और बहुत बार पूछा भी जाता है, अब की बार भी पूछा जा सकता है, आपको बिल्कुल भी ग्रांटेड नहीं लेना और काफी सिंपल सा है। देखिए क्या बात की गई है कि पुनः जागरण काल में यूरोप में सभी महिलाओं की जो स्थिति थी वह एक समान यानी कि इक्वल नहीं थी। सामान्य रूप से नागरिकता के नए आदर से महिलाओं को दूर रखा जाता था और सार्वजनिक जीवन में अभिजात और संपन्न परिवार के ही पुरुषों का दबदबा होता था। घर परिवार के मामलों में पुरुष ही निर्णय लेता था, यानी कि एक तरीके से पुरुष प्रधान समाज हो गया। उस समय लोग केवल अपने लड़कों को ही शिक्षा देते थे, लड़कियों को नहीं देते थे, ताकि उनके बाद में वह परिवार का व्यवसाय जीवन की आम जिम्मेदारियों को उठा सके। और अक्सर ऐसा ही होता है पुरुष प्रधान समाज के अंदर, कभी कभी वे अपने छोटे लड़कों को धार्मिक कार्यों के लिए चर्च और शॉप भी भेज दिया करते थे, ताकि उन्हें धार्मिकता के साथ भी लगाव बना रहे। जैसे आज के समय भी होता है, पुरुष जो थे वह दहेज में मिलने वाला धन जो थे उसे अपने कारोबार में यानी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते थे। फिर भी महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था कि वे अपने पति को कारोबार चलाने के लिए कोई राय दे सके। तो आप समझ रहे हो ये जो प्रथाएं हैं कितनी पुरानी है। आज के समय में हम डोरी सिस्टम यानी दहेज के बारे में इतनी बात करते हैं, तो ये तो उस समय की बात है कि अलग अलग देशों में ये प्रथाएं कब से प्रचलित हैं। हालांकि आज के समय में ये जो सुधार है वो बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिल रहा है। तो आगे देखिए क्या बात की गई है कि दो परिवारों में विवाह संबंध जो था वह कारोबारी मैत्री को सुदृढ़ करने के लिए स्थापित किया जाता था। यदि पर्याप्त दहेज का प्रबंध नहीं होता था तो विवाहित लड़कियों को ईसाई मठों में भिखनी मतलब होता है नन, जो कि अगर भिक्षु होगा तो वो कौन होगा, मोंक होगा, और भिखनी कौन होगा, नन होगा। द नन एक मूवी भी आई थी हॉरर वाली, ठीक है। तो वहां पर उन्हें जीवन बिताने के लिए भेज दिया जाता था। आप इमेज में भी देख सकते हैं, पीएनजी मैंने लगाई है। तो इस प्रकार सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी जो थी वो काफी लिमिटेड थी और उनकी भूमिका घर परिवार को चलाने के लिए उनके पास साधन भी सीमित ही हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की महिलाएं भी थी जिन्होंने उस समय चुनौती प्रदान करी थी, जैसे कि व्यापारी महिलाएं। तो ये वो महिलाएं होती थी जिनकी स्थिति समाज के अंदर थोड़ी भिन्न हुआ करती थी। जैसे कि इस प्रकार की महिलाएं अपने पति को दुकान चलाने में सहायता दे सकती थी और यदि उनके पति बाहर चले जाए तो सारा का सारा जो जिम्मा होता था वह यही महिलाएं संभालती थी दुकान की। उसी तरह एक और है जिनका नाम है रचनात्मक प्रवृत्ति की महिलाएं। तो ये जो महिलाएं थी बच्चों वो बौद्धिक रूप से काफी ज्यादा रचनात्मक थी। तो इनमें एक महिला निकल के आई थी जिनका नाम था कसांद्रा फिडेल। तो उन्होंने ये बात कही थी कि जो महिलाओं की शिक्षा है ना, उनको ना ही कोई पुरस्कार मिलता वो शिक्षा ग्रहण करने से और ना ही कोई सम्मान, ना ही कोई आश्वासन। और वह ये कहती थी कि हर एक महिला को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर नंबर 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपरा का सेकंड पार्ट से रिलेटेड कुछ टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ भी जरूर आ चुके होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके बाद आपका थर्ड जो टॉपिक आने वाला है, जो थर्ड आपका पार्ट आएगा वो काफी शॉर्ट होगा। कहने का मतलब उसके अंदर से 3 चीजों के बारे में जिक्र किया जाएगा, वो मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा। और इसके बाद हमारा 7 लेसन भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और बच्चों प्लीज टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि पीडीएफ नोट्स वहीं पर ही अवेलेबल है। डिस्कशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कमेंट में भी मैंने पिन कर रखे हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको इस लेसन के लास्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।